हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर बेटा 14 में आज हम एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशंस कंप्लीट किए थे। आज एक्सरसाइज का 14.1 याद रखो। 14.1 से 14.7 तक जो एक्सरसाइज के सम्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड की एग्जाम में, मतलब मार्च 2020 की बोर्ड की एग्जाम में 3 MCQ ये 14.1 से 14.7 तक के सम में से आ गए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट with first example. In n-type silicon, which of the following statement is true? n-type silicon, फर्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ n-type silicon। एक्चुअल में लॉजिक ऐसा है, n-type है दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर नंबर ऑफ होल्स होंगे। दैट मीन्स इसमें मेजोरिटी किसकी होगी? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और माइनॉरिटी क्या होगी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। तो ऑप्शन दिए आपको, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको मेजोरिटी दिया है तो वो तो बात सही है, बट उसमें ट्राइवेलेंट नहीं है। आप याद करो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते थे? पेंटावेलेंट ऐड करते थे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। दूसरे में दिया है इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी कैरियर है और उसमें पेंटावेलेंट आप यूज कर रहे हो, तो ये भी गलत है। होल्स आर माइनॉरिटी, यस, होल्स आर माइनॉरिटी एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। सो इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, क्योंकि माइनॉरिटी किसकी दी है? होल्स की। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स and pentavalent atoms are dopants and pentavalent, ठीक है, pentavalent atoms are dopants। क्लियर? तो हो गया फर्स्ट। चलो 14.2 सेकंड दिया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन एक्सरसाइज 14.1 इज ट्रू फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी क्या लेना है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, पहले लिया था एन। चलो अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर उसमें होल्स ग्रेटर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब मेजोरिटी किसकी होगी? होल्स की, और इसमें माइनॉरिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर? चलो तो ऑप्शन देखते, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर्स, तो वो तो गलत है। इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में वो पहला ही तो गलत ही। सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट्स
डोपेंट्स, पेंटावेलेंट्स आर डोपेंट्स। तो याद करो पी टाइप जो होता है उसमें ट्राइवेलेंट डोपेंट्स होता है, ठीक है ना, थ्योरी में समझाया था। सी नंबर है होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट, तो वो भी गलत है। तो होल्स आर मेजोरिटी, देखो ये सही है, डी नंबर सही है कि होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। तो सी नंबर जो है होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स एंड trivalent atoms are dopants। 14.3 क्या है? 14.3। वैसे तो ये जो 14.3 आपको दिया है वो हमने इलिस्ट्रेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका लॉजिक, कार्बन दिया है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड रिस्पेक्टिवली, इक्वल टू, मतलब आपको दिया है यहाँ पे Eg बैंड गैप ऑफ कार्बन, बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एंड बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम, ठीक है। तो ये तीनों में से कौन सा नीचे दिया हुआ है जो सिमिलरिटी ऑप्शन है, ठीक है, वो राइट है। इक्वालिटी का ऑप्शन मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं जिसमें सी ऑप्शन है वो राइट है। देखो सी ऑप्शन राइट कैसे, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे बैंड गैप है कार्बन का सबसे ग्रेटेस्ट, उसके बाद लोवेस्ट किसका है? सिलिकॉन का, उसके बाद जर्मेनियम का। तो कार्बन क्या है? एक्चुअल में इंसुलेटर है, आया समझ में? तो इंसुलेटर होता है तो उसमें बैंड गैप एनर्जी क्या होती है? सबसे ग्रेटर होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ the electron which are residing in valence band will not go through to the conduction band easily just because of the larger gap between these two bands, okay। इसलिए सबसे लार्जेस्ट गैप जो होता है वो कार्बन में होता है, उसके बाद सिलिकॉन में और उसके बाद जर्मेनियम में। दूसरा भी हमने समझाया था आपको कि वैलेंस बैंड में या तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें जो सेकंड ऑर्बिट होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने? थर्ड ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें फोर्थ ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिलीज करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए कि नहीं, ठीक है। इसलिए Eg कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बेटा? सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे लिख देते सी ऑप्शन। चलो 14.4, 14.4 में आपको दिया है इन एन अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब जिसको हमने बाइसिंग नहीं किया है, हमने सप्लाई नहीं दिया है, पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, बिकॉज अनबायस्ड जब होता है तब होल्स डिफ्यूज फ्रॉम, होल्स होते हैं डिफ्यूज होते हैं पी रीजन में से एन रीजन्स में, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन्स। सी ऑप्शन, इसमें भी सी ऑप्शन राइट है। होल कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन क्या होता है? इन पी रीजन is more compared to n region। पी रीजन में ऑब्वियस पता है हमें, होल्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? मोर होता है एन रीजन के कंपेरेटिवली, इसलिए डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर 14.5 जो है उसमें भी एक क्वेश्चन दिया है, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन को
पी एन जंक्शन जो है वो कौन सा बाइसिंग दे रहे हैं हम, फॉरवर्ड बायस। तो याद रखो जो थियोरी में भी हमने समझाया था, जब फॉरवर्ड बायस देते तब जो बैरियर पोटेंशियल होता है, जब बैरियर होती है उसकी हाइट है क्या होती है, डिक्रीज होती है, और रिवर्स बायस होता है तो उसमें क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन दिया है, raises the potential barrier, no. Second, reduce the minority charge carrier current to zero, no. Lowers two potential barrier, yes. इसमें क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर लोअर होता है, lowers टू पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो देखो मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बट अगर थोड़ा ट्रिकी वे करना हो, थोड़ा अलग से पूछना हो, तो इस साल की बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन द पीएन जंक्शन इज गिवन रिवर्स बायस। अगर पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस दे तो क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल बैरियर होगा, उसकी हाइट वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे हायर टू पोटेंशियल बैरियर। आया समझ में, क्या हो जाएगा, हायर टू पोटेंशियल बैरियर। चलो 14.6, in half wave rectification what is the output frequency if the input frequency is 50 hertz? इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी याद रखो, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट की होती है वही आउटपुट की होती है, तो सेम ही रहेगी। बट अगर आपको पूछे फुल वेव रेक्टिफायर भी पूछा है, बट इन फुल वेव रेक्टिफायर the output frequency is double of input, that means 2 into 50, that means 100 hertz wave। आया समझ में, हाफ वेव में सेम रहेगी, फुल वेव में हमें फुल वेव्स मिल रहा था रेक्टिफिकेशन में, ठीक है ना, इसलिए वहां पे 100 हर्ट्ज आपको आउटपुट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी 14.7। A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with band gap। PN photodiode जनरेट कर रहे 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जिसकी बैंड गैप कितनी है, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ, 6000 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, उसको वो डिटेक्ट कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट जब भी आपको वेवलेंथ दे तो फॉर्मूला है hc बाई लैम्बडा। चलो h की वैल्यू 6.625, 10⁻⁻34, c है अपने पास 3 इंटू 10⁸8, और लैम्बडा है 6000, पर नैनो है दैट मीन्स 10 कितना होगा, -9। चलो कैल्सी में पहले कैलकुलेशन करते हैं कि एनर्जी कितनी आती है, फोटोन की एनर्जी 6.625 इंटू 3 डिवाइड 6000 ही कर देते हैं, तो आंसर आ रहा है अपने पास 0.0003325 इंटू ये 10 कितना हो गया, -26 हो गया, और 9 भी ऊपर जाएगा तो कैलकुलेशन करोगे तो माइनस कितना होगा, 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17। ओके, अभी ये क्या आया, जूल में आया,
हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 0.000333125 10⁻⁻70 और डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डिवाइड बाय 1.6 तो 0.00207 और ये हो जाएगा 10⁻² कितना बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो 2 पॉइंट इस साइड पे लेके आओ, मतलब 0 पॉइंट कितना हुआ 207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक कंडीशन है, याद रखो कि अगर E होता है वो अगर ग्रेटर देन Eg हो सकता है, तभी हम ये जो वेवलेंथ है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसकी जो एनर्जी हमने फाइंड की, फोटोन की एनर्जी, अगर उसकी बैंड गैप की एनर्जी से अगर ग्रेटर हो तभी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल। In this case, this is not possible, so we can't detect 6000 नैनोमीटर रेडिएशन। ठीक है, इसलिए हम इस वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट है अपना 14.8। एडिशनल एक्सरसाइज बेटा स्टार्ट कर रहे, बट एडिशनल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन कि जो भी स्टूडेंट 2020 टू 21 के स्टूडेंट्स है उसके लिए एडिशनल एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 14.8 एंड 14.9 वो दोनों कैंसल। ठीक है, तो आपके नॉलेज के लिए मतलब आप पढ़ सकते हो। द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब इज 5 इंटू 10⁻28। This is doped simultaneously with 5 into 10⁻28 atoms per meter cube। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स आपको दिए हुए, तो आर्सेनिक मीटर क्यूब ऑफ आर्सेनिक, तो यहाँ पे लिख देते हैं आर्सेनिक के लिए जो है वो तो क्या होंगे, डोनर्स होंगे, क्योंकि पेंटावेलेंट है आर्सेनिक इसलिए वहाँ पे डोनर्स होंगे। तो डोनर्स की वैल्यू आपको दी है 5 इंटू 10⁻²2। ठीक है, पर मीटर क्यूब है मीटर⁻⁻3। उसके बाद दिया है 5 इंटू 10⁻20 पर मीटर क्यूब एटम्स ऑफ इंडियम। चलो, तो इंडियम के लिए याद करो एक्सेप्टर्स बोलते थे हम, तो एक्सेप्टर के लिए दिया है 5 इंटू 10⁻20 पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड एन आई की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पे लिख देते एन आई की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। ये एन आई की वैल्यू है। इज द मटेरियल एन टाइप और पी टाइप, ये मटेरियल कौन सा है, एन टाइप का है पी टाइप का, वो मैं प्रूव कर। याद रखो एन आर्सेनिक है वो पेंटावेलेंट है तो उसमें डोनर्स होंगे, इंडियम है वो ट्राइवेलेंट है तो उसमें एक्सेप्टर्स होंगे। इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स फाइंड करने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर्स, क्योंकि डोनर जो है उसके नंबर्स ग्रेटर है एक्सेप्टर से, ये दोनों में से अगर माइनस करोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 22 दिया है, यहाँ पे पावर 20 है, दोनों को इक्वल बनाओ तो ये कितना हो जाएगा 0.05 और ये 10⁻22 बन गया।
अभी देखो दोनों पावर क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। अभी दोनों का माइनस कर सकते हो, तो 5 में से 0.05 माइनस करोगे तो 4.95 इंटू 10⁻²² मीटर रेस टू -3 आंसर होगा। अभी इंस्टिंक्शन के लिए हम जानते हैं ni का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ne इंटू nh। हमारे पास ne और ni दोनों की वैल्यू है, तो nh फाइंड कर सकते, नंबर ऑफ होल्स, तो ni स्क्वायर डिवाइड बाय ne, तो ni मतलब 1.5 इंटू 10⁻16 का होल स्क्वायर, ne मतलब 4.95 इंटू 10⁻22, सो 1.5 का होल स्क्वायर करोगे 2.25 इंटू 10⁻32 डिवाइड बाय 4.95 इंटू 10⁻22, दोनों का डिवाइडेशन किया, आंसर मिला 0.45 इंटू 10⁻10 मीटर रेस टू -3। तो इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें पावर बेटा कितना है, 10⁻22 है, और इसमें 10⁻10 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, सो this material is n टाइप, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें ग्रेटर है, इसलिए कौन सा होगा, n टाइप सेमीकंडक्टर होगा, n टाइप मटेरियल होगा। 14.9 In an intrinsic semiconductor, the energy gap Eg is equal to 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप दिया है आपको 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स होल मोबिलिटी इज मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। होल की मोबिलिटी क्या है, स्मॉल है, किससे, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर से भी इंडिपेंडेंट। What is the ratio between conductivity at 600 Kelvin and that at 300 Kelvin? 600 Kelvin और 300 Kelvin उसके बीच में कंडक्टिविटी का रेशियो हमें फाइंड करना है। कंडक्टिविटी का सिंबल आपको याद होगा, सिग्मा इज द सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी, सो वी हैव टू फाइंड सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2। Assume that the temperature independent of intrinsic carrier concentration Ni is given, Ni is equal to N0 exponential minus Eg divided by 2 kBt, where N0 is a constant. So, intrinsic carrier concentration is given by this formula, ये आपको दिया हुआ है। So, conductivity of semiconductor का formula सिग्मा इज इक्वल टू ई, यहाँ पे क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लेना है होल्स के लिए, ठीक है। बट इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन और इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन तीनों सेम होते हैं। दैट मीन्स यहाँ से आपने Ni और NH की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Ni लिख सकते हैं, तो Ni कॉमन निकाल दिया दोनों में से, तो यहाँ पे म्यू ई और म्यू एच रहेगा। बट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो वी इग्नोर म्यू एच को इग्नोर कर दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Ni ई और म्यू ई, सिग्मा मिल गया। अभी आपको जो दिया हुआ है वो इक्वेशन यहाँ पे लिख दो, Ni is equal to N0 exponential minus Eg divided by 2 kBt। So ये जो इसमें Ni की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो सिग्मा ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट की, E इंटू म्यू ई हो गया, ठीक है। अभी सिग्मा ये जो पीछे दो है E और म्यू ई, उसको आगे इसके साथ मर्ज कर दो, तो N0 E एंड म्यू ई, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा नॉट। क्यों, बिकॉज दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। म्यू 0 E एंड म्यू ई आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सो वी कैन राइट द
sigma 0 in place of this term. So sigma is equal to sigma naught exponential minus Eg divided by 2 kBT. But we have given here a 2 temperature in the form of Kelvin. So T1 is equal to 600 Kelvin and T2 is equal to 300 Kelvin. So put this value by forming this equation, sigma by sigma 1 and sigma by sigma 2. So what we have changed here, T1 and T2, nothing else. Okay, just we want to find the ratio of conductivity. As we have divided these two equations, sigma 1 divided by sigma 2. Sigma naught cancel, exponential, here T1, here T2, nothing change. So we common this exponential term here. देखो यहाँ पे हमने common कर दिया. So by acquiring the common exponential, we have to write Eg divided by 2 kb. But what is the change? Whenever we take the ratio and take the exponential as a common, डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ टेम्परेचर का डिनोमिनेटर पार्ट है वो पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है मतलब -1/T1 वो पीछे जाएगा. नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस ऑल क्वांटिटीज. Eg is given 1.22, kb is a constant, is a 8.62 into 10⁻⁻5. it is a constant value. 1/T2, 1/T1 is given. So calculate all the terms. So putting this all the values, we have got the value 11.6. exp is an exponential. In place of exponential we can put here e raised to कितना होगा 11.6 एंड सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2. ठीक है, तो यहाँ पे अभी फुल कंप्लीट सम नहीं हुआ है, थोड़ा उसका कैलकुलेशन बाकी है. तो फिर से लिखते हैं ऊपर यहाँ पे सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू 11.6. अभी कोई भी टर्म जब कोई पावर में आता है तब क्या करते हैं हम दोनों साइड पे log कंसीडर करते हैं. सो टेकिंग द log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे log लिया, यहाँ पे भी अगर log लेते हैं तो 11.6 है. ठीक है, तो 11.6 कहाँ आ जाएगा आगे. log में ऑलवेज ये पावर होता है आगे आता है, मतलब 11.6 आगे आ गया. और log और e की वैल्यू कितनी होती है याद रखो 2.718. e की वैल्यू फिक्स्ड है. ठीक है, अभी आप log फाइंड करोगे 2.718 का आंसर आएगा 0.4343. क्लियर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया आंसर आया 5.1247. बट देखो यहाँ पे और भी एक log है, तो log को हटाओ, log को सामने ले जाओ, वो क्या बन जाएगा एंटी log. तो इस वैल्यू का एंटी log फाइंड करो. आप जानते हो पॉइंट के आगे जो डिजिट होता है वो तो पावर में चला जाता है, मतलब 10⁵ हो जाएगा. और आपको 0.1247 का एंटी log फाइंड करना है. तो फाइंड किया तो 1.1332 आंसर आया. अप्रोक्सीमेट 1.1 लिख सकते हैं इंटू 10⁵, वो आपका फाइनल आंसर. क्लियर, तो ये जो सम है वो थोड़ा ट्रिकी, और इसमें एक दो जो फॉर्मूलाज है वो आपके आगे के चैप्टर के भी याद रखने. जैसे कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था वो चैप्टर नंबर 3 जो अपना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका रेफरेंस यहाँ पे हमने लिया. क्लियर, तो जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज के सम नंबर 14.1 से 14.7 तक के जो भी सम्स है वो इस एग्जाम में, मतलब मई 2021 की एग्जाम में एज अ फॉर्म ऑफ MCQ आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा है. क्लियर, तो अच्छे से बेटा करना पूरा लेक्चर. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच.